वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में जनूबी कोरिया में 60 साल से तैनात अमरीकी फौज की तादाद में कमी पर गौर और ईरान जौहरी मुआहदे में तब्दीली के अमरीकी मुतालबे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पैगाम। इन खबरों की तफसील के साथ साथ और भी बहुत कुछ लेकर आए हैं हम आज आपके लिए। तो ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। दुनिया के लिए खतरनाक कुछ गैर रवायती हथियार कौन से हैं और उनका इस्तेमाल कैसे रोका जाए। बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गजीनों की मुश्किलात पर एक नजर। सिर्फ जोक्यो और कलबतों की 17 लड़ाइयाँ हुई। और कराची का एक कब्रिस्तान जो फन तामीर का एक मुनफरिद नमूना भी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरियाई खित्ते को जौहरी हथियारों से पाक करने की अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन उसके साथ ही अमेरिकी महकमा खारजा या पेंटागन जनूबी कोरिया में तैनात अपने फौजियों की तादाद में अब कमी पर गौर कर रहा है। 1953 में शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान जंगबंदी के बाद अमरीकी फ़ौजी 1957 से वहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूद हैं। इस वक्त उनकी तादाद तकरीबन 23,000 है। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलते हैं अमान अज़हर के पास। अमान, क्या इस मुमकिन तब्दीली का मकसद शिमाली कोरिया से मुज़ाकरात की फ़िज़ा को साजगार बनाना है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि किम जोंग उन जो शिमाली कोरिया के सदर हैं वो अमरीकी फ़ौजियों की खित्ते में मौजूदगी को तनाव की एक वजह करार देते हैं। जी हाँ, ये दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की कल की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि सदर ट्रंप ने जो वहाँ जनूबी कोरिया में जो 23,000 फ़ौजी हैं उनकी तादाद में कमी के लिए तजावीज़ मांगी हैं पेंटागन से। लेकिन इसी रिपोर्ट में इस बात की भी वजाहत की गई कि इसको जो मुमकिन मुज़ाकरात हैं इस वक्त जारी किम जोंग उन और सदर ट्रंप के दरमियान उसके तनाजुर में नहीं देखना चाहिए, बल्कि सदर ट्रंप पहले भी इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि वो चाहते हैं कि जनूबी कोरिया में तैनात जो अमरीकी फ़ौजी हैं उनकी तादाद में कमी की जाए, और अगर जनूबी कोरिया चाहता है कि वो वहाँ तैनात रहें तो फिर उसका ख़र्चा उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो एक तरह से सदर ट्रंप की एक अमेरिका फ़र्स्ट की लिहाज से कंसिस्टेंट लाइन भी है। दूसरी इसी का जवाब फिर जनूबी कोरिया की जानिब से भी सामने आया जो कि उनका कहना था कि इस मामले को जो अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान जारी जो मुज़ाकरात हैं उसके तनाजुर में नहीं देखना चाहिए, बल्कि अगर कोई मुमकिन अमन मुआहिदा होता भी है दोनों मुल्कों के दरमियान तब भी इन फ़ौजियों को जनूबी कोरिया में तैनात रहना चाहिए। यानी जनूबी कोरिया और अमेरिका दोनों ही चाह रहे हैं कि इस मामले को शुमाली कोरिया से मुज़ाकरात के साथ अलग रख के बात की जाए, इस इशू के ऊपर उसको दोनों को कंबाइन ना किया जाए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शुमाली कोरिया में इस वक्त 3 कोरियन अमेरिकन ज़ेर हिरासत हैं, तो क्या ये इम्कान है कि किम जोंग उन खैर सगाली के एक इशारे के तौर पर उन्हें आज़ाद कर देंगे अब जबकि मुलाकात का वक्त करीब आता जा रहा है? जी, ये सीनियर अमरीकी हुकाम की जानिब से यकीनन इस तरह की गुफ्तगू सामने आई है 3 अमरीकी शहरियों की रिहाई के हवाले से। पहले तो बुध को सदर ट्रंप की जानिब से ट्वीट की गई जिसमें उन्होंने कहा स्टे ट्यून्ड या इस बात का इशारा दिया। फिर जो उनके कानूनी टीम के जो मेंबर हैं रूडी जूलियानी उनकी जानिब से भी इसी किस्म की बात सामने आई, तो इसको यकीनन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर देखा जा रहा है। मैं ये बताता चलूँ कि जो 3 हज़रात हैं इनमें से 2 को रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों के इल्ज़ाम में कैद में है ये शुमाली कोरिया में, जबकि एक को जासूसी के इल्ज़ाम में 10 साल की कैद की सज़ा दी गई है। और अब देखना यह है कि इनकी रिहाई किस वक्त एग्जैक्टली सामने आती है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे ये गुफ्तगू जारी है। जी ऑलराइट, अमान अज़हर हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। एक तरफ अमेरिका कोरिया से जौहरी हथियार तक करने पर मुज़ाकरात कर रहा है और दूसरी जानिब ईरान के साथ 2015 में होने वाले बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदे से अलहदगी पर गौर भी कर रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने इस मुआहदे में तब्दीली के अमरीकी मुतालबे को नाकाबिल कबूल करार दिया है। यूट्यूब पर जारी होने वाले एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि उनका मुल्क एक ऐसे मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात नहीं करेगा जो बरसों पहले तय हो चुका है। सदर ट्रंप खबरदार कर चुके हैं कि अगर यूरोपीय इत्तेहादी इस मुआहदे के नकाइस 12 मई तक दूर नहीं कर पाए तो अमरीका ईरान पर दोबारा इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर देगा। अमरीकी कांग्रेस भी इस मुआहदे पर नज़रसानी कर रही है। दुनिया को वसी पैमाने पर तबाही का खतरा जौहरी हथियारों से तो है, मगर कुछ ऐसे मवाद भी हैं जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है, और वो हैं केमिकल और बायोलॉजिकल मवाद। इसके बढ़ते हुए गैर कानूनी कारोबार को रोकने के लिए क्या करना होगा, बता रहे हैं नदीम याकूब। बरतानिया में एक साबिक रूसी डबल एजेंट पर जहरीले मवाद से हमला और फिर शाम में आम शहरियों पर मुबैना कीमियाई हमला। ये गैर रवायती हथियार कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं ये तो दुनिया ने देख ही लिया। अमरीकी हुक्काम को तशवीश है कि दहशतगर्द गिरोह इस तरह के मुहलिक मवाद के हसूल के लिए कोशां हैं। I think the biggest threat right in today is the
میرا خیال ہے آج سب سے بڑا خطرہ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے عالمی جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے ذریعے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے لیے مواد حاصل کرنے کی کوششیں ہیں۔ ہم نے علاقائی سطح پر مختلف ملکوں کو اس غیر قانونی کاروبار کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی مدد فراہم کی ہے۔ کچھ ماہرین کے نزدیک عسکری نوعیت کے خطرات سے ہٹ کر دنیا کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کئی موجودہ اینٹی بایوٹکس اب کارگر نہیں رہیں، کیونکہ ان کے غیر ضروری استعمال کے باعث جراثیم ان کے خلاف مدافعت پیدا کر چکے ہیں۔ اگر ہم طبی لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ اینٹی بایوٹکس کے غیر مؤثر ہونے کا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وبائی امراض کے خلاف استعمال ہونے والی ادویات کم ہو رہی ہیں۔ اب ہم علاج کے لیے زیادہ طاقتور ادویات استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری جانب اینٹی بایوٹکس کے خلاف مدافعت رکھنے والے لاکھوں نامیاتی عناصر قدرتی طور پر ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ دنیا بھر میں دہشت گرد گروہ مؤثر کارروائیوں کے لیے آئے روز نئے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، مگر وسیع پیمانے پر جوہری یا کیمیائی مواد کا استعمال زیادہ تر ریاستی اداروں کی جانب سے ہی کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع کے معاون وزیر اسے ایک بڑا چیلنج سمجھتے ہیں۔ شمالی کوریا جیسے ملک جو اقوام متحدہ کی مذمت کے باوجود کیمیکل، بایولوجیکل اور غیر قانونی جوہری پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں، انہیں کیسے روکا جائے؟ غیر قانونی کاروبار کیسے بند کیے جائیں؟ بین الاقوامی اصولوں پر کیسے عمل درآمد کرایا جائے؟ اور ان ہتھیاروں کے حصول اور استعمال کو روکنے کے لیے عالمی برادری میں کیسے اتفاق رائے پیدا کیا جائے؟ جیسے جیسے خطرات بڑھ رہے ہیں، ان کے تدارک کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ پروفیسر ریٹا کالویل کہتی ہیں کہ کچھ سال پہلے تک زہریلے اور مہلک مواد کی شناخت میں کئی برس لگ جاتے تھے، مگر اب ڈی این اے ٹیسٹنگ کی مدد سے یہ کام 45 سے 48 گھنٹوں میں کر لیا جاتا ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ وائٹ ہاؤس اس وقت ایک نئی مشکل کا سامنا کر رہا ہے۔ کئی ہفتوں کے انکار کرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے بدھ کو تسلیم کر لیا کہ ان کے وکیل مائیکل کوہن نے فحش فلموں کی اداکارہ سٹورمی ڈینیلز کو $130,000 کی رقم ادا کی تھی تاکہ وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلق کے بارے میں خاموش رہیں۔ اس حقیقت سے پردہ صدر کے نئے وکیل اور نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی نے فاکس نیوز چینل پر ایک پروگرام کے دوران اٹھایا، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر اس کی تصدیق کی۔ تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ اس رقم کی ادائیگی ان کی انتخابی مہم کے فنڈز سے نہیں کی گئی۔ امریکہ میں کیمپین فنڈز کا ذاتی استعمال غیر قانونی ہے۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ اس ہفتے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ایک وفد نے بنگلہ دیش میں روہنگیا کیمپوں کا دورہ کیا، جس کے بعد انہوں نے میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی سے ان کے ملک میں ملاقات بھی کی اور روہنگیا کی جلد وطن واپسی یقینی بنانے پر زور دیا۔ بنگلہ دیش اور میانمار کے درمیان جنوری میں پناہ گزینوں کی واپسی کے عمل پر ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس پر کارروائی سست روی کا شکار ہے۔ دوسری جانب روہنگیا پناہ گزین اب ایک نئے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ ہے مونسون کی بارشیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جنوب مشرقی بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں موسمی بارشیں شروع ہو چکی ہیں، جہاں 7 لاکھ روہنگیا تنگ جگہ پر گندگی کے بیچ رہنے پر مجبور ہیں۔ اب طوفانی موسم روہنگیا کے لیے ایک اور چیلنج لایا ہے۔ موسم کی پہلی بارشوں اور تیز ہواؤں نے رقیہ بیگم کے گھر کو شدید نقصان پہنچایا۔ پلاسٹک شیٹ اڑ گئی اور میں نے دوسرے گھر میں پناہ لی۔ اتنی کم بارش میں اگر اپنے گھر میں نہیں رہ سکی تو جب تیز بارش ہوگی تب کیا ہوگا؟ ہوائیں تو صرف پہلا مسئلہ ہے۔ جون میں مانسون کی بارشیں ہوں گی تو کیمپوں میں سیلاب آ سکتا ہے۔ شدید بارشوں سے ڈھلوانوں پر مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ الگ ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے زمین مضبوط کر رہے ہیں، لیکن بہت سے پناہ گزین مٹی کے چھوٹے بڑے تودے گرنے سے پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امدادی گروپوں کے مطابق تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو موسم کی شدت سے خطرہ ہے۔
جب ہم میانمار سے آئے تھے تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں زمین ہموار ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں صرف پناہ کی ضرورت تھی۔ اب برسات کے اس موسم میں ہم یہاں ریت کے تھیلے رکھ رہے ہیں لیکن وہ گر رہے ہیں۔ امدادی کارکن پناہ گزینوں کو اپنی جھونپڑیاں مضبوط بنانے کے لیے اضافی بانس اور پلاسٹک کی شیٹس دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی رضاکار پناہ گزینوں کو محفوظ پناہ گاہیں تعمیر کرنا بھی سکھا رہے ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح انہیں سر چھپانے کے لیے بہتر جگہ دینا ہے۔ ہم میٹیریل کی مقدار میں اب اضافہ کر رہے ہیں۔ ہم نے حال ہی میں ہونے والی بارشوں اور آندھیوں کے دوران دیکھا کہ جن خاندانوں نے ہماری مدد حاصل کی تھی انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن بانس اور تمبو بڑے طوفانوں سے بچنے کے لیے کافی نہیں۔ حقیقی حل یہ ہے کہ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ کیمپوں کی مغربی جانب زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہاں لایا جا سکے۔ یہاں پر 2250 کارکن کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سے امدادی مشن کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارا بنیادی مقصد لوگوں کو پانی میں ڈوبنے اور لینڈ سلائڈنگ سے بچانا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ مونسون سے پہلے لوگوں کو یہاں لانا ہے۔ لیکن اس جگہ 20,000 سے بھی کم لوگ رہ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خطرے کا سامنا کرنے والے ہزاروں پناہ گزینوں کے پاس سوائے آنے والی طوفانوں کا سامنا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جیسن پتنکن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ اس وقت بنگلہ دیش کے کیمپوں میں تقریباً 8 سے 10 لاکھ روہنگیا پناہ گزین رہ رہے ہیں۔ انہیں درپیش مسائل کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے اوبیٹ ہیلپر نامی ایک فلاحی تنظیم سے منسلک عریشہ خان سے۔ عریشہ، آپ حال ہی میں وہاں کچھ وقت گزار کر آئی ہیں اس پناہ گزین کیمپوں میں، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ موسم کی سختی کے علاوہ جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ اب تک جو ہمیں پتہ ہے، جو آپ لوگ رپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کس سچویشن سے وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں، کس اس سے وہ لوگ what kind of things are fleeing، کس وائلنس سے فیل کر رہے ہیں۔ اب جو ہمارے سامنے جو پرابلمس آ رہے ہیں وہ پرابلمس ہے اب سیٹلمنٹ کیسے کریں گے، اب ان کی نیکسٹ اسٹیپ آف لائف میں وہ لوگ کیا اسٹیپس لیں گے، how will they become normalized, how will their life become normal، ریگولر اسپیس میں کیسے آئیں گے، which includes ایجوکیشن کی معاملہ ہونا ہے، ہیلتھ کیئر ہونا ہے، ہاؤس ہونا ہے، ان کا گھر ہونا ہے۔ سو یہ سب اب سچویشنز، اب نیو سچویشنز ہیں، ہاؤ ٹو سیٹل دیم۔ صحیح، زندگی کی بنیادی ضروریات کی ان کو ضرورت ہے، تو آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے وہاں پہ اس سلسلے میں؟ بالکل، ہاں، اوبیٹ ہیلپرز اب 14 سال سے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپلس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اینڈ ایز آف اکٹوبر ہم لوگ نے روہنگیا کرائسس کے ساتھ بھی کام کرنا شروع کیا ہے۔ وٹ وی آر ریئلائزنگ ناؤ کہ ہمارا جو کلاس رومز جو ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں، جو ہم لوگ ہیلتھ رسپانس کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس پہلے ویکسینیشنز نہیں ریسیو ہوتی تھی، ایسی بالکل بیسک ہیومن رائٹس تھنگز آر لیکنگ۔ تو اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، از پرووائڈنگ دیم وتھ ہومس، روف اوور دیئر ہیڈ، اور ایسی جو چیزیں ہیں جو ان کو تھوڑا سا ہیومنائز کرے، جس ان ہیومین کنڈیشن سے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو اب bringing it back to normal, introducing things like classrooms and normal life۔ صحیح، ابھی ایک معاہدہ بھی ہوا میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان ان کی ریپیٹریشن کا، تو جو وہاں پر مقامی اہلکار ہیں، جو لوگ ان کی حفاظت کے لیے تعینات ہیں یا ان کے لیے، ان کا رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ جو پناہ گزین ہیں؟ They feel safe there؟ With the introduction of the repatriation تھوڑا سا خوف واپس آ گیا ہے۔ Right now all the Rohingya want، ابھی صرف وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگ پیسفل لائف اب گزارے۔ آف کورس ان کو ایک نارمل لائف ان کی جو تھی میانمار میں وہ جانا چاہیں گے، بٹ رائٹ ناؤ دے آر افریڈ کہ ہم لوگ بالکل جانا چاہیں گے، مگر اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ہیومن رائٹس وہاں پہ بھی ملیں گے، جس طرح ہم لوگ سم وٹ پیسفل لائف بنگلہ دیش میں بھی گزار رہے ہیں۔ آپ نے کہا خوف واپس آ گیا ہے، ان کو یہ پتہ چلا کہ شاید ان کو واپس سیٹل ڈاؤن کیا جائے میانمار میں، تو وہ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اپنا، وہ کیا کسی بہتری کی امید کر رہے ہیں کہ کچھ بہتر ہوگا، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں وہ اپنا؟ ابھی یہ ہوپ ہے، جو امید ہے ان لوگ میں کہ یہ ہے کہ واپس جانا ہے ان لوگ کو۔ بنگلہ دیش از ناٹ دیئر ہوم، بنگلہ دیش نے بالکل دروازے کھولے سو دے کین فلی پرسیکیوشن، بٹ ابھی جو ہوپ ہے کہ بس اب ہم لوگ کو رائٹس مل جائے۔ آل دے آر آسکنگ فار از دیئر بیسک ہیومن رائٹس، جو کہ دوسرے میانمار سٹیزنس کے پاس ہے، وہ بس چاہ رہے ہیں۔ تو اٹس ویری سمپل ایز۔ لیکن کیا یہ آسان نظر آ رہا ہے حالات جیسے ہیں؟ اب تک جو ہے آئی ایم ہیپی ٹو سی کہ بنگلہ دیش اینڈ میانمار میں ٹاکس ہو رہے ہیں، ریکنسلیشن ٹاکس ہو رہے ہیں، ریپیٹریشن ٹاکس ہو رہے ہیں، بٹ جب تک یہ ٹاکس پالیسی تک نہ پہنچے آئی ڈونٹ تھنک اٹس۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پالیسی کے لیے کس کو آگے آنا ہوگا؟ حکومتوں میں تو بات ہو رہی ہے، بالکل، لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پے اٹینشن ٹو واٹس ہیپننگ۔ انٹرنیشنل پالیسی میکرز جو ہے ہمارے
ऑफ्टन ये फॉरगॉटन इशू अब थोड़ा थोड़ा होता रह रहा है. बिगिनिंग में काफ़ी बिग डील रहा था, बट अब slowly it's fading out of the news. So policymakers need to pay attention to this. US policymakers need to as well. And even as a viewer, आप न्यूज़ पढ़ें, आप देखें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. Talk to your local representatives, जो भी है. No matter कौन सी कंट्री में है, it's really important कि आप देख लें कि आपकी कंट्री और आप खुद क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं, इस इशू के बारे में बात कर सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं. Risha, thank you so much for your time and your experiences that you have shared with us. Thank you so much. रोहिंग्या पनाह गज़ीनों की हमने बात की, लेकिन लातीनी अमरीकी मुल्क वेनेज़ुएला भी इस वक्त एक ऐसे इंसानी बहरान का सामना कर रहा है जिसका मुवाजना रोहिंग्या और शाम की सूरत हाल से किया जा रहा है. पिछले चंद माह के दौरान वेनेज़ुएला से तकरीबन 11 लाख अफराद भूख और बीमारियों से तंग आकर ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया हिजरत कर गए हैं. इसे लातीनी अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी करार दिया जा रहा है. वेनेज़ुएला की मईशत का इन्हिसार तेल पर है और बैन अक़वामी मंडी में इसकी कीमत गिरने से वहाँ शदीद मौशी और सियासी बहरान पैदा हो चुका है. 20 मई को वेनेज़ुएला में इंतखाबात तो हो रहे हैं, लेकिन सदर निकोलस मादुरो के मद्दे मुकाबिल सिर्फ एक उम्मीदवार है, जबकि बाकी अपोजिशन इंतखाबात का बॉयकॉट कर रही है. दूसरी तरफ वस्ती अमरीकी मुल्कों हंडोरस, ग्वाटेमाला और एल साल्वाडोर में जराइम और तशद्दुद से जान बचाकर भागने वालों का एक काफ़िला भी हज़ारों मील का सफ़र तय करके इस वक्त अमरीका और मेक्सिको की सरहद पर खड़ा है. 70 ख़वातीन और बच्चों की पनाह की दरख्वास्तों पर कार्रवाई का आगाज़ करते हुए उन्हें अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी गई है. सदर ट्रंप इस काफ़िले को तनकीद का निशाना बना चुके हैं. सरहद की निगरानी के लिए नेशनल गार्ड्स के 1000 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि अमरीकी महकमा इंसाफ ने पनाह की दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के लिए अपने अहदेदारों, वकीलों और जजों को सरहद पर भेजा है. अब तक 158 अफराद की अमरीका में पनाह की दरख्वास्तों पर गौर किया जा रहा है. इस साल रूस में होने वाले आलमी फुटबॉल कप के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान के शहर सियालकोट से फुटबॉल्स भेजे जाएंगे. इस खबर की तफसील मौजूद है हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां वाशिंगटन और इस्लामाबाद में मौजूद हमारी टीम्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अहम तरीन खबरें और मालूमाती मज़ामीन और उसके अलावा दिलचस्प वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती हैं. और खित्ता जनूबी एशिया में मुख्तलिफ अदवार में कदम रखने वालों ने जो तामीरात की, उनकी बनावट और सजावट देखने वालों को आज भी हैरान कर देती है. बिल्कुल, और फ़न के ये दिलकश नमूने सिर्फ किलों, महल्लात और मसाजिद की शक्ल में ही नज़र नहीं आते, बल्कि कराची में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जो सयाहों को अपनी तरफ खींचता है. आइए चलते हैं चौकंडी. कराची के इलाके रज़ाकाबाद में ये वो तारीखी शहर खामोशा है जिसे लोग चौकंडी के नाम से जानते हैं. तारीख दानों के मुताबिक जर्द पत्थरों से बनी ये कब्रें उन जोखियों और बलोच कबाइल के सरदारों और जंगजुओं की हैं जो अपने इलाके पर कब्जे के लिए आने वालों से जंग के दौरान जाने गंवा बैठे. ट्राइब की अपनी लड़ाइयाँ होती थी, ज़मीनों पे लड़ाइयाँ होती थी. सिर्फ जोखियों और कलबतियों की 17 लड़ाइयाँ हुई, उस दौर में लड़ाइयाँ हुई आपस में. इसके अलावा बाकी ट्राइब के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं. ये कब्रें उस दौर में बनाई गईं जब साइंस का इल्म मौजूद ज़माने जैसा नहीं था, ना ही जदीद आलात मौजूद थे. मर्द और ख़वातीन की कब्रों पर उनके नामों के अलावा भी कुछ निशानियाँ मौजूद हैं. मर्दों की कब्रों पर तलवार, तीर, कमान, हथियार और ताज बनाए गए हैं. औरतों की कब्रों पर जेवरात, फूल बूटे और कदीम पहनावों के डिज़ाइन कुंदा हैं. लोग जो थे वो चाहते थे कि हम अपने जो बड़े थे उनकी यादगार को कायम रखें. तो आपको यहाँ महल नहीं मिलेगा, कोर्ट नहीं मिलेगा इस इलाके के अंदर, लेकिन कब्रें मिलेंगी, बहुत अच्छी कब्रें मिलेगी. तो ये उनका था कि चलो हम सबको चले जाना है, ये चीज़ें जो ना हमेशा के लिए रहेगी. 7 से 14 फीट बुलंद इन कब्रों को बनाने वाले हाथ आज खुद किसी मिट्टी में दफन हैं. माहिर कारीगर की महारत आज भी शान से सर उठाए खड़ी है और सदियों से मौसमों की सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद इसकी हालत में कोई बड़ी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई. पत्थर लाया गया जंगशाई ठट्टा से, यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से यहाँ से पत्थर लाया गया है, जो वहाँ से उस दौर में 600 साल में पुराना दौर में कन्वेंस भी नहीं था. वो इतने सारे यहाँ पे कब्रें, 600 से ऊपर यहाँ पे कब्रें हैं जो टनों के हिसाब से एक कब्र बनी हुई है. तो उनका पत्थर यहाँ पे लाना वो भी एक बड़ी समझो कि अमेजिंग बात है यहाँ पे. तारीख दानों का ख्याल है कि चौकंडी के विरसे की देखभाल
उस तरह नहीं की जा रही जैसे इसका हक है, मगर इन सख्त और भारी पत्थरों पर सजे आर्ट के नमूनों के नीचे 6 सदियों से सोए हुए इंसानों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑस्कर अवार्ड्स देने वाली यूएस अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंस ने कॉमेडियन बिल कॉस्बी और फिल्म डायरेक्टर रोमन पोलांस्की की रुकनियत ख़त्म करने का ऐलान किया है। बिल कॉस्बी पर ख़वातीन को जिनसी हमलों का निशाना बनाने का इल्ज़ाम हाल ही में अदालत में साबित हुआ, जबकि रोमन पोलांस्की 70 की दहाई में एक 13 साल बच्ची के रेप का एतराफ़ कर चुके हैं। ये एतराफ़ उन्होंने बरसों पहले किया था, फिर भी अकेडमी उन्हें एजाज़ात से नवाजती रही, जिस पर उन्हें उसे तनकीद का सामना भी रहा। बिल्कुल, लेकिन अब सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ चलने वाली मी टू मुहिम से हालात बदल गए हैं और गुज़िश्ता साल हमने देखा कि मेगा प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन को भी इसी वजह से अकेडमी से निकाल दिया गया। ये तो थी कुछ खबरें हॉलीवुड से। हॉलीवुड में मजीद क्या हो रहा है जानते हैं वर्दा खलील से। इस हफ्ते लॉस एंजलिस का हॉलीवुड बुलेवार्ड भर गया एनसिंक के फैन से, जिन्हें बरसों बाद अपने पसंदीदा बॉय बैंड के तमाम मेंबर्स को एक साथ देखने का मौका मिला, जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर अपने नाम का सितारा नस्ब होने की तकरीब के लिए जमा हुए थे। जस्टिन टिम्बरलेक के इस बैंड ने 1997 में अपनी पहली एल्बम के साथ धूम मचा दी थी। 2002 के बाद इस बैंड ने मिलकर कुछ रिलीज नहीं किया, लेकिन फैंस इसे फिर भी नहीं भूले। स्पंज बॉब स्क्वेरपैंट्स कार्टून की दुनिया में मकबूल होने के बाद अब थिएटर में भी दाद वसूल कर रहा है। इस किरदार पर मबनी स्टेज ड्रामा अमेरिका में थिएटर के सबसे अहम एजाज टोनी अवार्ड्स की 12 कैटेगरीज में नामजद हुआ है, लेकिन इसका मुकाबला है मीन गर्ल्स से। जी हाँ, मीन गर्ल्स की कहानी भी हिट मूवी के बाद थिएटर का हिट ड्रामा बन गई है। अब जीत किसकी होती है, इसका फैसला 10 जून को टोनी अवार्ड्स की तकरीब में होगा। मार्वल स्टूडियो एक के बाद एक सुपर हीरो फिल्म लेकर आ रहा है। इस हफ्ते स्टूडियो ने एंटमैन एंड द वास्प का ट्रेलर जारी कर दिया है। एंटमैन वाहिद मार्वल सुपर हीरो है जिसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का हिस्सा नहीं बनाया गया। एंटमैन अपनी एक नई साथी वास्प के साथ जुलाई में सिनेमा घरों में आएंगे। सुपर हीरो की बात की जाए तो आयरन मैन हो गए हैं 10 बरस के। मार्वल ने आयरन मैन को 2008 में पहली बार सिनेमा में पेश किया था। अगरचे इसे एक अहम सुपर हीरो नहीं माना जाता था, लेकिन इसकी फिल्में बहुत मकबूल हुई। इन दिनों आयरन मैन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नजर आ रहे हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पहले 3 दिन में बिजनेस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और सिनेमा की तारीख में कम तरीन वक्त में $1 अरब कमाने वाली फिल्म बनने के बहुत करीब है। आयरन मैन अब तक 18 फिल्मों का हिस्सा बन चुके हैं। वर्दा खलील, उर्दू VOA। हम बात कर रहे थे कि ऑस्कर अवार्ड देने वाली एकेडमी ने किस तरह 3 बड़े बड़े नामों की रुकनियत जो है वो ख़त्म कर दी। तो यहाँ आपको ये बताते चलें कि ऑस्कर एकेडमी की तवील तारीख में सिर्फ आज तक 4 लोगों के साथ ऐसा हुआ है और 3 के साथ तो सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से हुआ। बाकी एक पे क्या इल्ज़ाम था? वह चौथे की गलती ये थी कि उसने पाबंदी के बावजूद एक फिल्म का खुफिया ट्रेलर अपने दोस्त को भेजा, जिसके बाद वो इंटरनेट पर शाया हो गया। और सेक्सुअल हरासमेंट इतना बड़ा इशू इस वक्त दुनिया भर में ही बन चुका है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि नोबेल इनाम देने वाली जो स्वीडिश एकेडमी है उसने भी ऐलान किया है कि वो इस साल अदब का नोबेल प्राइज़ नहीं दे पाएगी, उसे अगले साल देगी, क्योंकि इस वक्त एकेडमी सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ामात से निमटने में मसरूफ़ है और नोबेल इनाम के हकदार का इंतखाब करने पर भरपूर तवज्जो नहीं दे सकती। इसके साथ ही ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू पर और हमें फॉलो कीजिए हमारा ट्विटर हैंडल @UrduVOA। सारा ज़मान और साकिब उल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।